गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ ने एक 90 डेज का मैथ्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इन 90 डेज के अंदर आपको रेलवे का कंप्लीट मैथ कवर करवाया जाएगा। अब किस चैप्टर के बाद क्या चैप्टर चलेगा, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताई थी, दूसरे लेक्चर में भी बताई थी कि पहले ये चैप्टर होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और हर एक चैप्टर में ये भी मेंशन था कि कितने लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था यहां से, तो देखना जरा, मेंसुरेशन 3D को स्टार्ट किया था। आज हमारा डे 5 है। मेंसुरेशन 3D के पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, आयतन की जो संकल्पना या आयतन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है एक्चुअल में। अगर आप वॉल्यूम ऑफ जो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम अगर आप समझ लेते हैं तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। एक सिंगल फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा वॉल्यूम का। हर फॉर्मूले की एक आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसको बनाया कैसे गया है। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हेमिस्फेयर और स्फीयर। तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था क्यूब और क्यूबॉइड। चौथे लेक्चर में डिस्कस किया था सिलेंडर और कोन। आज का हमारा ये जो 5वां लेक्चर है, या यूं कहें आप, ये हमारा आज का डे 5 है। 90 डेज के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपका एकदम ऑथेंटिक तरीके से, एकदम ईमानदारी के साथ कवर करवाया जाएगा। ये ध्यान में रखते हुए कि रेलवे ने यहां तक सवाल पूछ लिए हैं, अगर वो थोड़ा सा लेवल और बूस्ट करे तो भी आपका काम आसानी से चल जाए। पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, वही अपना पहले थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है, उस पर बेस्ड आपके सवाल चलते हैं। सवालों को सोल्व करने के हमेशा ही दो तरीके आपके रहते हैं कि इस सवाल को नॉर्मल वे में कैसे किया जाए जिससे सवाल तो अपना बन जाए, दूसरा कि इस सवाल को एग्जाम अप्रोच से कैसे किया जाए जिससे हमारा टाइम भी बचना स्टार्ट हो। रेलवे के अलावा स्टेट में आपकी जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, जेल प्रहरी, SI की एग्जाम्स, कांस्टेबल की एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो इन सब के अंदर भी आपको ये हेल्प करेगा। प्लस में जो बच्चे SSC बैंक की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको अगर अपना बेसिक डेवलप करना है तो उसके अंदर भी ये चीजें आपकी हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद आगे हम लोग बात करें तो इसके अंदर देखना जरा, आज का जो सेशन है हमारा उसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड की वैसे चर्चा स्टार्टिंग में भी पहले लेक्चर में की थी, तो आज थोड़ा सा इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक जरूरी बात, स्क्रीन पर आपको यहां पर दिख रहा होगा टेलीग्राम। टेलीग्राम मेरे ख्याल से हर बच्चा आजकल जानता है। जिस हिसाब से व्हाट्सएप, फेसबुक का आप यूज करते हैं, वैसे ही प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो टेलीग्राम भी आपकी एक ऐप है, उसे इंस्टॉल करें। इसका फायदा ये होगा, इसे इंस्टॉल करें, टेलीग्राम के जस्ट राइट साइड में आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन, वहां जाएं, वहां जाकर सर्च करें वासु स्टडी IQ। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ, ये टेलीग्राम का चैनल है। इसे ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा भाई, इसी के ऊपर आपको PDF मिल जाएंगी, एग्जाम रिलेटेड आपके जितने भी नोट्स हो वो सारे के सारे मिल जाएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चा 1 या 2 दिन क्लासेस मिस मार देता है, अब फिर उसे ढूंढने में समस्या आती है। तो बेटर क्या रहेगा कि आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाएं, वहां पर एक सीक्वेंस में कि पहले दिन क्या पढ़ाया था उसकी लिंक डाली, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, तो सिस्टमेटिक वेज में आपको सारी की सारी मैथ्स की यहां पर लिंक मिल जाती है, जिससे आपके लिए कोई हेडेक नहीं होती है। प्लस नीचे जो आपको दिख रहा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, ये एक डाउट ग्रुप क्रिएट कर रखा है स्टूडेंट्स के लिए। इसका पर्पज ये है कि आपके कोई भी एग्जाम रिलेटेड डाउट्स आते हैं, किसी भी टाइप के एग्जाम रिलेटेड अगर आपके पास डाउट है तो यहां पर आप उन डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। किसी भी टाइप के एग्जाम रिलेटेड वो आपके डाउट होने चाहिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन की बात करें, अपना डे 5 है आज। तो देखो, वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, पिरामिड को देख लेते हैं पहले। पिरामिड की बात अगर हम लोग करें, पिरामिड के अंदर आपको मैंने ये कहा था कि आपकी जो एग्जाम है उसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। अभी
आपसे पूछेगा वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल। अगर ये एग्जाम आपकी एसएससी की होती या फिर यूं कहें सीडीएस की आपकी एग्जाम होती तो वहां पर आपसे सरफेस एरिया भी पूछता। सरफेस एरिया डालने का मतलब होता है एग्जाम का लेवल तुरंत उसने बूस्ट कर दिया। पिरामिड में अगर सरफेस एरिया वो पूछने लग जाए इसका मतलब आपकी एग्जाम का स्तर काफी बढ़ चुका है। क्लियर। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको कहा था कोई भी आकृति जिसके अंदर एक स्लांट हाइट मौजूद होती है, कोई भी आकृति जिसके अंदर एक आपकी स्लांट हाइट मौजूद होती है, या इसे हम लोग कहें कि आकृति में यदि तिर्यक ऊंचाई मौजूद है। ऐसा कहां कहां हो रहा था भाई? ऐसा कोण में आपको देखने को मिला था। क्लियर है। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा पैटर्न आपका चलता है पिरामिड में। पिरामिड में भी ऐसा ही होगा। क्लियर। तो इसमें क्या लिखते थे भाई? वॉल्यूम इक्वल्स टू मल्टीपल तो 1/3 आता था, फिर इनटू में क्या था? बेस एरिया, इनटू में क्या था आपका? हाइट। क्लियर। तो पिरामिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ये बात ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात समझना जरा, पिरामिड कैसे कैसे बन सकते हैं कि भाई नीचे ये भुजा भी ए होती, ये वाली भुजा भी ए होती, तो ये आपका क्या बन जाता? ये आपका एक वर्ग या फिर स्क्वायर बन जाता। तो वर्गाकार आधार का आपका पिरामिड हो जाता। हो सकता है एक संभावना ये भी निकल के आपके सामने आ जाए कुछ इस हिसाब से कि नीचे क्या बन जाए आपके? ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया, नीचे त्रिभुज बन गया, तो इसका मतलब आप इसे क्या कहें? त्रिभुजाकार आधार का आपका पिरामिड। क्या फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं भाई, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। पिरामिड चाहे आपका कैसा भी हो, जैसे नीचे आपको वो दे दे कि एक समषटभुज है, समषटभुज है, उससे भी अगर वो पिरामिड बनाए तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा, वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। आपको किस चीज की जरूरत है भाई? आप नीचे अगर यहां पर आपके पास वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है। नीचे अगर आपका आयत है या फिर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना आता है। नीचे त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया निकालना आता होगा। त्रिभुज कैसा भी हो, समकोण त्रिभुज हो, सम द्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषम बाहु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर स्केलेन ट्राइंगल है। मेरा ये मानना है कि आपसे जो सवाल मेनली पूछे जाएंगे उसके अंदर इन्वॉल्व होगा या तो स्क्वायर या फिर आपका रेक्टेंगल या फिर आपका ट्राइंगल। क्लियर। एक संभावना और होती है, सवाल में वो बात आ जाएगी कि कई बार आपको कुछ भी नहीं कहता है वो कैसा उसका आधार है, बस आपको ये कहता है कि भाई इसका आधार जो है, इसका जो बेस है उसका एरिया ये है, इसकी ऊंचाई ये है, आयतन आप बता दो। तो पिरामिड को लेकर कॉन्सेप्ट अगर समझ रखा है तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला मेरे को बनाने की नीड ही नहीं थी। रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट पहली क्लास में मैंने डील कर लिया था कि ये कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ना तो किसी किताब में है ना किसी यूट्यूब चैनल पर है। क्लियर। तो उस चीज को आप समझ लो, फॉर्मूले से छुटकारा मिल जाएगा। तो पिरामिड में तो इतनी सी बात निकल के आती है अपनी। आगे अगर हम लोग बात करें, अगला पार्ट अपना प्रिज्म। प्रिज्म की मुझे कोई संभावना तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी देख लो, आसान पार्ट है आपका प्रिज्म। प्रिज्म कैसी आकृति होती है भाई? ऐसी आकृति जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है उसे प्रिज्म कहा जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर एक बात और ऐड कर दी जाती है कि उसमें कोई वृत्ताकार घुमाव नहीं होना चाहिए। ऐसी आकृति जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है उसे आप प्रिज्म कह सकते हैं, लेकिन उसमें कोई वृत्ताकार घुमाव नहीं होना चाहिए, कोई सर्कुलर उसके अंदर कर्व नहीं होनी चाहिए। देखना जरा, जैसे मैंने एक आकृति बनाई ये वाले, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये क्या था भाई? अपना क्यूब। क्या क्यूब नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है? क्या आपका घन नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये आपका घन है, नीचे जैसा है, सेम टू सेम ऊपर तक वैसा है। तो क्या आप इसे प्रिज्म कह सकते हैं? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ ये प्रिज्म है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपका प्रिज्म है। अगली आकृति हमने पढ़ी थी, अगली जो आकृति थी वो हमने पढ़ी थी क्या? क्यूबॉइड या फिर घनाभ। क्यूबॉइड कुछ इस टाइप की हमारी आकृति थी। क्या आप इसे प्रिज्म कह सकते हैं?
प्रिज्म की परिभाषा कहती है कि ऐसी आकृति जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी हो, कोई उसमें वृत्ताकार घुमाव ना हो। तो ये क्या होता है भाई आपका, ये आपका घनाभ होता है। ये नीचे का हिस्सा मान लोगे सेम टू सेम ऊपर आ रहा है, या फिर ऐसा करो इसको नीचे का हिस्सा मान लो ये सेम टू सेम ऊपर आ रहा है, तो इसे भी आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपका क्या होता है, प्रिज्म। अब एक डायग्राम और लेता हूं मैं आपके सामने। एक डायग्राम और हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे बेलन या फिर सिलेंडर। क्या आप इसे प्रिज्म कह सकते हैं? तो ये आकृति नीचे से ऊपर तक तो एक जैसी है, लेकिन इसमें क्या है, वृत्ताकार घुमाव आ गया ना, सर्कल का इन्वॉल्वमेंट, इसलिए ये प्रिज्म की परिभाषा को सूट नहीं करता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये प्रिज्म की डेफिनेशन या फिर परिभाषा को फुलफिल नहीं करता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जो भी आकृति एक जैसी होगी उन सब के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। वॉल्यूम निकालने के कॉन्सेप्ट भी उनके सेम होते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालने के कॉन्सेप्ट भी उनके सेम होते हैं। क्लियर? चलो और क्या आकृति हो सकती है, वैसे अपनी एग्जाम में नीड नहीं होगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने ये प्रिज्म लिया, कितनी भुजाएं हैं, पेंटागन है, पंचभुज है, तो इसका मतलब नीचे भी पंचभुज ऊपर भी पंचभुज, नीचे से ऊपर तक ये आपका एक जैसा है, इसलिए इसे आप प्रिज्म कह सकते हैं। एक आकृति और दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे ये क्या है हमारे पास, नीचे षटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है अपना, ऊपर भी रेगुलर हेक्सागन है, नीचे से ऊपर तक ये आकृति भी क्या है, एक जैसी है। तो इन सबको भी क्या कह सकते हो आप कि ये प्रिज्म है असल में देखा जाए तो। चलो भी प्रिज्म की बात आपको समझ आ गई। नीचे कुछ भी हो सकता है, नीचे ट्रायंगल भी हो सकता है, भविष्य में ध्यान रखना। नीचे जैसे ट्रायंगल लिया, एज इट इज इसको ऊपर बढ़ा दिया जाएगा सेम टू सेम इस टाइप से, फिर इसको इससे मिला दिया, इस पार्ट को इससे मिला दिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, प्रिज्म। ऐसी आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी है। चलो भाई अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो कि आपको असल में किसकी नीड होगी। देखो एक तो सीधी सी बात, पहली ही क्लास में हमने डिस्कस की थी आयतन, वॉल्यूम। जो भी आकृति आपकी नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है उनका वॉल्यूम क्या लिखते हैं, तो आपको सिखाया था कि वॉल्यूम लिखा जाएगा आपका बेस एरिया इनटू में हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये बड़ी ही आसान सी बात है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है। तो एक तनाव से मुक्त हो गए मेरे ख्याल से कि कोई भी प्रिज्म दे देगा। देखो मुद्दा ये है कि जैसे एसएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, स्पेशली सीजीएल की या सीपीओ की या सीडीएस की, तो ये जो एसएससी वाले बच्चे हैं या सीडीएस वाले बच्चे हैं, ये तो इन चीजों से इतने गो थ्रू रहते हैं कि इनको इनका कोई डर नहीं होता। अब रेलवे का जो बच्चा है, मान लो उसने कोई किताब भी ले ली, उससे पढ़ाई वो कर रहा है, तो प्रिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई, जैसे रेगुलर हेक्सागन बेस लिया उसने, समषटभुज आधार लिया उसमें एक नया फॉर्मूला, त्रिभुज आधार लिया उसमें एक नया फॉर्मूला, तो बच्चे को क्या लगना स्टार्ट हो जाता है कि डर। वो ये सोचता है यार ये प्रिज्म पता नहीं क्या बवाल है, ऐसा करता हूं मैं इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, यही काम वो क्या करता है, यही काम वो पिरामिड के अंदर भी करना स्टार्ट करता है कि यार पिरामिड वाला जो सेक्शन है वो मेरे समझ नहीं आएगा। देखो मुद्दे की बात यह, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम में सवाल किस टाइप के पूछे जाते हैं। अगर आप पिरामिड का सिर्फ और सिर्फ आयतन ध्यान रख लेंगे आपका काम चल जाएगा। अगर आप प्रिज्म का आयतन का कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो पहली क्लास है वैसी क्लास कहीं नहीं है। शब्दों को गौर से सुनना, जैसी पहली क्लास अपने वॉल्यूम की है वैसी पहली क्लास या फिर वैसी क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जिसमें वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं। क्लियर? तो प्रिज्म से जुड़ा हुआ अब मेरे ख्याल से आपका डर खत्म हो गया कि आयतन इसका कैसे निकाला जाएगा। अब एक बात और अंडरस्टैंड करना कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे भी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं पेंटागन वाला प्रिज्म ले लेता हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, जैसे ये एक पंचभुज है आपका, ये ऊपर भी पंचभुज है। क्लियर? तो आप क्या कह सकते हो कि आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया, शीर्ष का क्षेत्रफल, टॉप एरिया, आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष का क्षेत्रफल, प्लस आप इसे क्या कहोगे, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा जा सकता है। ये जो बाहर का या लेटरल सरफेस एरिया भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है,
अब एक सिंपल सी बात बताना मुझे यहां से, फॉर्मूले कई बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं कि इसमें ऐसा लिखा जाता है 2 गुणा में बेस एरिया प्लस में कर्व सरफेस एरिया। एक कॉमन सेंस लगाओ, जैसा इसका आधार है वैसा का वैसा शीर्ष है। अब आधार का निकाल ही लिया है तो 2 से गुणा कर दो, तो इसका मतलब ये बात और ये बात मिलकर के क्या बन गई, ये वाली बात। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो इसमें स्टार मार्क लगा लेना। स्टार मार्क कैसे लगाना देखो भाई, अब मेरी बात समझना, ये पंचभुज है, इसकी ऊंचाई मैंने क्या मान ली, h मान ली, ये भुजा मैंने a मान ली। ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि ये आप अगर एक बार समझ लेते हैं, आपको रटना नहीं है, ये एक बार ये आपकी समझ में चला गया, इसका मतलब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। पढ़ाई लिखाई का रोल, ध्यान से सुनना इस बात को, पढ़ाई लिखाई का रोल सिर्फ इतना सा नहीं है जीवन के अंदर कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब ले ली, ठीक है, तो ये तो अपना क्या है, प्राइम फोकस है, गवर्नमेंट जॉब तो अपना प्राइम फोकस है, जिससे कि जीवन यापन का जो अपना स्तर है वो थोड़ा सा सुधर जाए। क्लियर? इसके बाद क्या इन चीजों की नीड नहीं होगी आपको, इन चीजों की आपको नीड होगी जब आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे, वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, ठीक है। 10वीं क्लास तक तो अगर आप उनके जितने भी डाउट्स हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे तो वो यही कहेंगे आपको कि मेरे जो माता पिता हैं वो दुनिया के अंदर सबसे सुपीरियर है। क्लियर है? कब? जब ये चीजें उनके भी सिलेबस में रहेंगी जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने इनको समझ रखा है तो कल को अपने बच्चे को भी आप ठीक तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर उनको नहीं बताओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, बच्चे को ट्यूशन भेज दो, यही समाधान बचता है। तो मुद्दा ये इन चीजों को इस पर्सपेक्टिव में समझे कि ये चीजें असल में काम की है और ये भविष्य में भी काम आनी। रीजन ये है, इंसान सोशल प्राणी है, समाज में वो रहता है और उसे इस समाज को आगे तक लेकर के जाना पड़ता है, तो आपकी जिम्मेदारी है इन चीजों को समझा करें। क्लियर? चलो भाई, और अगर नहीं बताओगे तो फिर वो ये कह देंगे कि भाई हमारे जो माँ बाप हैं वो तो बेवकूफ हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। 11वीं 12वीं में तो चलो वो कहना वैसे भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 10वीं तक आपको अपनी इज्जत बचानी है, तो इन चीजों को इसलिए भी समझ लो। देखना, बेस एरिया, टॉप एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखो भुजाएं मैं अलग अलग मान लेता हूं, ये भुजा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, 5 भुजाएं हैं, पांचों को नाम दे दिया ए बी सी डी ई। ऊंचाई कितनी, h। अब मुझे एक बात बताओ, इस भुजा को मैंने क्या माना था, ए माना था। इस भाग का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या करूंगा भाई, ये मुझे एक आयत के जैसा, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो क्या करेंगे भाई, a को h से गुणा करो, लंबाई ये मान ली, ये चौड़ाई मान ली, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जब आपने पंचभुज लिया तो a को किससे गुणा किया आपने, h से, a गुणा h, प्लस अगली भुजा आपकी क्या थी भाई, b, और फिर से ये आपको क्या दिखा, आयत दिखा, तो b को किससे गुणा किया आपने, h से, तो ये लिख दिया आपने BH। और आगे चलोगे, अगली भुजा क्या है भाई, C, C को भी H से गुणा करोगे, फिर भुजा D, D को भी H से, फिर भुजा E, E को भी H से। कंक्लूजन क्या निकला, AH, BH, CH, D इंटू में H और E इंटू में H लिखा जा सकता है। एक और बात अंडरस्टैंड करना, H सब में से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इंटू में H लिखा जा सकता है। असल में एक बात बताओ मुझे, ये A B C D E है क्या, A B C D E सबको जोड़ा तो आप कह सकते हैं ये पूरी की पूरी क्या आपकी बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर को अगर आप हाइट से गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा जा सकता है। क्या ये हमेशा ही रेक्टेंगल बनते हैं? बिल्कुल ये हमेशा ही रेक्टेंगल बनते हैं। आप बात को ऑब्जर्व करना, जैसे हमने क्यूबॉइड पढ़ा था, क्यूबॉइड में क्या किया मैंने, इसको बेस माना, ये भुजा A इसको H से गुणा किया, ये भुजा B इसको H से किया, सामने वाली भुजा फिर से A होगी तो A को फिर H से किया, B को फिर H से किया। तो यहां भी देखो A इंटू H, B इंटू H, फिर A इंटू H, फिर B इंटू H, अगेन वही आएगा, H कॉमन, A प्लस बी लिखा जाएगा, 2 बार A 2 बार B, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस बी इंटू में H। तो वहां पर क्या करते हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही तो निकाल के लाए थे, 2 गुणा A प्लस बी गुणा H। तो उस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा कमरा होता है वो भी प्रिज्म होता है। अगर आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, अगर आपको इसकी दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, क्यों दिमाग लगा रहे हो, बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई, आधार के ऊपर क्या है, हर जगह ही आपके आयत बनते हैं। चलो एक एग्जांपल और समझना, ये अपना क्या था,
रेगुलर हेक्सागन 6 भुजाएं, अगर मैं हर भुजा को अलग अलग मानूं ए बी सी डी ई और एफ, ऊंचाई क्या h, इस आयत का क्षेत्रफल a गुणा में h लिखोगे भाई, ये a हो गया, ये आपका h, अगले आयत का b गुणा में h, फिर c गुणा में h, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, हर भुजा पर एक आयत बनता है, भुजा a b c d e, हर भुजा पर एक आयत बनता है, तो a को भी h से, b को भी h से, c को भी h से, तो बेटर क्या रहेगा, कैंची मार करके इसे खोल करके देखोगे, सीधा फैलाओगे तो नीचे वाली जो भुजा आपको दिखेगी, नीचे वाली जो लंबाई आपको दिखेगी, क्या किया मैंने, इसको उठाया साइड में रखा, इसको उठाया साइड में रखा, कैंची ली नीचे से ऊपर तक इसको काट दिया, जैसे ही आप खोलोगे पूरे हिस्से को तो ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस इस हिसाब से, और ये क्या h, रेक्टेंगल बना वैसे भी पूरा, एक एक पार्ट भी इसका रेक्टेंगल है, खोलोगे तो भी आपको रेक्टेंगल दिखेगा, तो इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का लॉजिक लगाना था। तो ये बात हमने डिटेल में भी समझ ली कि असल में क्या याद रखना आपको, कर्व सरफेस एरिया होता आपका बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ये बात अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, इसका मतलब आपका काम दौड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिरामिड में आपको सिर्फ और सिर्फ आयतन ध्यान रखना है, आयतन निकालने का तरीका 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म की परिभाषा क्या होती है, ऐसी आकृति जो नीचे से ऊपर तक, बेस से टॉप तक एक जैसी है और उसमें कोई भी वृत्ताकार या फिर सर्कुलर घुमाव नहीं होना चाहिए। आयतन निकालने का तरीका, वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, जब भी कभी आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है तो वॉल्यूम लिखा जाता है बेस एरिया इनटू में हाइट। फिर टोटल सरफेस एरिया, तो जैसा बेस है वैसा का वैसा टॉप, तो बेस एरिया निकाला, 2 से गुणा कर दिया, प्लस में क्या करोगे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या है भाई, बात को अंडरस्टैंड कर लेना और स्टार मार्क कर देना, क्योंकि प्रिज्म में आपको यही बात ध्यान रखनी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट। ये इतनी सी आपकी बातें हो गई। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर आपका 66। 65 सवाल अपने ऑलरेडी हो चुके हैं मेंसुरेशन 3D के, तो ये अपना क्या है, सवाल नंबर 66। थ्योरी आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्लास एंड हो जाती है तो आपके जितने भी एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह हो इस सेशन को लेकर के, स्पीड ठीक नहीं लग रही या ठीक लग रही है, या फिर ऐसा है कि समझने में कोई इश्यू आ रहे हैं, तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सजेशन मत देना कि सर इनका ये लेवल बढ़ा लो, वो लेवल बढ़ा लो। देखो बार बार मैं कहता हूं, रेलवे का बैच है, रेलवे के हिसाब से, कैट का बैच होता कैट के हिसाब से ही चलता है, वो सीडीएस और एसएससी सीजीएल का बैच होता वो उसी हिसाब से फ्लो में चलता है। चलिए भाई 66 में क्या कहा, किसी पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, बेस कैसा है, स्क्वायर फॉर्म का, और इसकी भुजा कितनी है 40। पिरामिड का आयतन कितना भाई, 8000 सेंटीमीटर की पिरामिड की ऊंचाई। देखो पिरामिड का आयतन जब आप लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया इनटू में क्या चलता है भाई, हाइट। ये क्या लिखा जाता है आपका, पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन। जिस भी बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं वो हर सवाल के साथ फॉर्मूला लिखे, ठीक है। पिरामिड का आयतन निकालने का तरीका ये होता है, आयतन उसने दे कितना रखा है भाई आपको, आयतन आपको उसने दे रखा है 8000। कैसे बना होगा, 1/3 बेस एरिया, आधार इसका एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या करोगे भाई 40 गुणा 40, भुजा का स्क्वायर ऐसा ही तो लिखते हो, 40 गुणा 40, 40 को 40 से करोगे कितना आएगा 1600, गुणा में ऊंचाई। चलो 2 0 से 2 0 स्क्वायर करके सीधा ही लिख दिया मैंने, 16 से काटोगे 5 बार कट गया, 3 इधर आएगा, 3 गुणा में 5, और यहां से अपना रिजल्ट हाइट का ये बन जाएगा। इतना सा आपको करना था, इजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 67। चलो फॉर्मूला तो लिखा हुआ रहने देता हूं मैं एक बार, लैंग्वेज को रीड करना। देखो 67 में इसने आपको क्या कहा
कि पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट कितनी 10, वॉल्यूम क्या होता भाई 1/3। ये वो सवाल आ गया ना, देखो इसने ये बात भी नहीं बताई कि इसका आधार कैसा है, तो आपको जरूरत भी नहीं होती भाई, कैसा भी आधार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी 50 भुजाएं क्यों ना हो, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इसने आपको दे रखा है 50, और इनटू के अंदर 50 नहीं 57, आधार का क्षेत्रफल आपको 57 दिया, ऊंचाई आपको 10 दी। चलो ये पार्ट इससे कट गया 19 बार, और 10 से गुणा कर दोगे 190, ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, किसी भी बच्चे को भी देखो, जो भी रेलवे की या स्टेट लेवल की जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहा है, मेरी ये मानने बात है कि आप इन चैप्टर्स को, जितना भी आपका सिलेबस का पार्ट है या जितना भी आपको यहां पर करवाया जाता है, एक सिंगल बात को आप स्किप नहीं करेंगे, नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। पीडीएफ में आपको कोशिश करता हूं कि 10-15 सेशन के बाद एक साथ प्रोवाइड कर दें। रीजन ये है कि इनकी फॉन्ट साइज फिर से सेट करनी पड़ती है, जिससे कुछ बच्चे क्या प्रिंट आउट प्रॉपर मैनर में निकाल पाए। अब जिस फॉर्मेट के अंदर ये इमेज है, इनकी सीधे सीधे अगर पीडीएफ आपको दे दी जाएगी तो आपके पन्ने इतने ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस बना के रखें, नोट्स पैरेलल में आप अपने बनाते जाओ, बिल्कुल आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वही अपना टेलीग्राम चैनल, वहां से देखो क्या कहा। किसी पिरामिड का आधार 5, 12 और 13 भुजा वाला त्रिभुज है, पिरामिड का आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब है, पिरामिड की ऊंचाई। एक बात बताओ, पिरामिड का आयतन क्या होता भाई 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अब 5, 12 का 13 का त्रिभुज है, तो 5, 12, 13 वाला तो आपको पता ही है कि ये भुजा अगर 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर रहा हूं मैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार त्रिभुजाकार है तो आधार का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इनटू में अब देखो वापस से ऐसा मत सोचना कि सर आपने ऊंचाई 2 बार कैसे काम में ली, देखो 1/3 ये पूरी की पूरी जो बात है मैंने क्या लिखी है, ये आधार का क्षेत्रफल। आधार इस पिरामिड का क्या है त्रिभुजाकार, कैसा भी हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बता चुका हूं। चलो पिरामिड का आयतन 1/3 बेस एरिया इनटू में हाइट, और ये पूरा का पूरा वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है भाई 330 को। ठीक है, कैंसिल आउट कर ले, यहां पर 3 × 2 6, 6 इसको काटोगे 2 बार, 5 × 2 10 की वजह से एक 0 कट गया, ऊंचाई आपकी निकल के यहां से आ गई 33। यही बात आपसे पूछी गई थी, तो इजी है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब मान लो किसी बच्चे को नहीं भी पता है तो ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में 2D को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल ऑब्जर्व किए हैं, इसीलिए यह सोच समझ करके डिसाइड किया था कि ज्योमेट्री के साथ साथ ही आपका मेंसुरेशन 2D भी कवर करवा दिया जाए, कि एंगल पर बेस्ड सवाल भी हो जाए, लेंथ और एरिया पर बेस्ड सवाल भी आपके कंप्लीट हो जाए। चलो भाई 69 में इसने क्या कहा, √1152 मीटर विकर्ण वाले वर्ग परिस्थितिक पिरामिड की ऊंचाई 6 है, पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। पिरामिड का आयतन वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या लिखा जाता है 1/3। चलो बेस एरिया, अब समस्या ये आ गई कि भाई वर्गाकार है, ये तो पता चल गया, उसने कह रखा है कि √1152 मीटर विकर्ण वाले वर्ग परिस्थितिक पिरामिड की ऊंचाई। देखो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका डायगोनल आपको ये दे रखा है, क्लियर है, कुछ भी होगा डायगोनल। अब एक बात बताओ, अगर ये भुजा आपकी ए है तो वर्ग में ये भुजा भी आपकी ए ही होती है, और ये वाली जो भुजा निकल के आती है, या यूं कह लें इसका जो विकर्ण निकल के आता है वो क्या निकल के आता है a√2। एक बात बताओ, इसका आप डायगोनल अगर लिखना चाहें, अगर विकर्ण आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, भुजा को √2 से गुणा कर दो, क्योंकि ये क्या है समकोण समकोण बनते हैं। छोटा सा रीजन है, वैसे स्क्वायर और हम लोग ये सारी की सारी चीजें आगे चल के पढ़ेंगे, पता भी होगा, नहीं पता तो इस बात को सीधे सीधे लिख लेना। ठीक, तो जो कोई भी आपके पास एक वर्ग है किसी भी टाइप का, कैसी भी उसकी भुजा है, तो हमेशा ही विकर्ण क्या लिखा जाता है, भुजा को √2 से गुणा कर दो। क्लियर। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल एरिया लिखा जाता है भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द साइड लिखा जाता है। अब मैं क्या इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकता, इसका मैं स्क्वायर कर दूं,
तो डायगोनल का स्क्वायर बना, ए का स्क्वायर बना, और गुणा में क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? आगे लिख रहा हूं, देखना जरा। डायगोनल का स्क्वायर अपोन में क्या है, ये 2 इधर भेज दिया, राइट साइड में क्या बचा, ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे, ए स्क्वायर क्या होता है? किसी भी वर्ग के लिए ए स्क्वायर उसका एरिया होता है। ए स्क्वायर के बराबर ही अगली बात आपके निकल के आई है डी स्क्वायर अपोन में 2, डायगोनल या विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। इस बात को ध्यान रखना आपको। रीजन क्या है? अगर आप स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं, वैसे तो हम लोग जब ये वर्ग हो गया, अपना आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज मैं वहां पर आपको वैसे भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। पहले आपको समझाया भी जाएगा डिटेल के अंदर, फिर कंक्लूजन भी आपको लिखवाए जाएंगे कि आप ये बात ध्यान रखें। तो मेरा कहने का यहां पर इतना सा उद्देश्य है कि अगर आपको किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है और उससे आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, उस विकर्ण का स्क्वायर करते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं। यही चीज आपको यहां चाहिए थी कि भाई पिरामिड का आयतन है, नीचे वाली बात को मिटा रहा हूं मैं, यही बात आपको यहां पर चाहिए थी कि एक पिरामिड है, उसका आधार कैसा है, एक वर्गाकार शेप। अगर आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तो इसके लिए इसने क्या दे रखा आपको, विकर्ण। तो आप सीधे सीधे क्या करते भाई, विकर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर करते तो अंडर रूट हट जाता और अपोन में क्या लग जाता 2। ये वाली बात किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या लिखा जाता है, डायगोनल स्क्वायर बाय 2। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, इतना ही करना था, वो बात थी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। गुणा में क्या लिखोगे भाई, ऊंचाई, 3 गुणा 2 6, 6 से 6 कट गया, सीधे सीधे आपको आंसर दिख रहा है 1152। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर एक बात अंडरस्टैंड करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो ये लिखते हैं a√2 बराबर क्या हो गया भाई 1152। अब वो इसमें दिमाग लगाते हैं कि यार कुछ पार्ट कॉमन ले लें या फिर इसके डिवीजन में इस बात को भेज दें। तो वो क्या करेंगे, a बराबर यहां पर अंडर रूट में दोनों चीजें हैं, 1152 बटा में 2 लिखेंगे, फिर इसके साथ एक दूसरे की कटिंग करेंगे, फिर a का स्क्वायर करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई गलत भी नहीं है, लेकिन यहां आपको आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर वो कोई सीधे ऐसा ही सवाल पूछता है कि डायगोनल आपको दे दिया है, आपसे साइड पूछ रहा है, विकर्ण आपको दे दिया, आपसे भुजा पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात आ गई और आपको विकर्ण दे रखा है, तो आप हमेशा ये तरीका प्रीफर करेंगे कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हो विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2, स्क्वायर ऑफ डायगोनल डिवाइड बाई 2। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। छोटा सा सुधार करते हो तो ये सवाल आपका तुरंत का तुरंत ही सोल्व हो जाता है। चलिए भाई सवाल नंबर 70 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 70, देखो इसने क्या कहा कि 30 मीटर स्क्वायर आधार है और 500 मीटर स्क्वायर आयतन है। इस पिरामिड की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो देखना, वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड, पिरामिड का आयतन 1/3, आधार का क्षेत्रफल कितना है 30, गुणा में क्या लिखोगे भी ऊंचाई h और बराबर में आपका क्या आ जाएगा आयतन 500। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, h बराबर कितना आ गया आपका 50। तो ये सवाल सीधे सीधे सोल्व हो गया, कोई तनाव आपको यहां पर नहीं लेना था। कई बच्चों का मेरे को पता है मन भी नहीं लग रहा होगा। मन इसलिए नहीं लग रहा होगा कि उनको क्या चाहिए, हर सवाल के बाद उनको ये कहो कि बस इतना सा पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और दुनिया में इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता है। हर सवाल हम लोग माइंड में सोल्व कर ले जाएंगे, 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएंगे, फिर कोई इधर उधर की बात भी करनी जरूरी है, तब तक उन बच्चों का मन बहलता नहीं है। तो देखो, या तो आप अपना मन बहला लो या फिर आप इन सवालों को कर लो। चलिए भाई देखते हैं 71 वाला सवाल क्या कहता है। क्या कहा, किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का आयतन क्या होगा। कोई भी आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का वॉल्यूम आप क्या लिखते हो भाई, बेस एरिया इंटू में हाइट लिखा जाता है, प्रिज्म का आयतन लिखा जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
आधार कैसा है भाई इसका, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहां बात आई है तो छोटा सा मैं लिख भी देता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतः कोण आपका 60 डिग्री का होता है। क्षेत्रफल कैसे लिखा जाता है, अभी के लिए सीधे सीधे लिख लो कि √3/4 a² है। वैसे भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ये बात आपने याद रख ली कि एरिया लिखा जाएगा √3/4 a²। वॉल्यूम निकाल दें। आयतन निकालने का तरीका क्या होगा भी, आधार का क्षेत्रफल, आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4, साइड आपको दे रखी है 8, 8 का स्क्वायर 64। ये काम क्या किया आपने बेस एरिया निकाल दिया, इसको आप गुणा कर देंगे ऊंचाई से तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रिज्म का आयतन। कितनी बार कटा भाई, 16 बार। अब 10 को आप 16 से करोगे तो कितना निकलेगा, 160, और गुणा में फिर से आपके पास क्या है, √3, तो ये आपका यहां से रिजल्ट आ गया 160√3। इजी था ये भी। 72 को देख लो। क्या अभी भी किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि प्रिज्म और पिरामिड को छोड़कर जाना चाहिए? जिस टाइप के आपके सवाल आते हैं उस टाइप से आपको कुछ भी छोड़ने की नीड नहीं है। बहुत ही आसान सा सिलेबस है। अगर ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आपका 90 दिन में तैयार हो जाएगा। आपके आसपास भी कोई बच्चा है उससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, हालांकि उनके साथ शेयर भी किया करो कि भाई खुद का भला चाह रहे हो। 1,40,000 के आसपास वैकेंसी है। अब भविष्य में जैसे हालात चल रहे हैं, जैसी अपनी जीडीपी गिरी है, कब तक ये रिकवर होगी, तो वही है कि बजट नहीं होता इतना सारा, तो सरकार क्या है, डेप्थ में चली जाती है, ऋण के अंदर फंसती जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, वैकेंसीज को डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई नहीं छोड़ो। जैसे अभी पिछले दिनों कुछ एक ऐसा सा नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा कि जो इंटरनल कॉस्ट होती है उसको कम करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो ये आपके पास एक मौका है अच्छा खासा, 90 से 100 दिन का, इसके अंदर आप जी जान लगा दो। अब ये जो आप मेहनत इन 3 महीनों के अंदर करने वाले हैं, याद रखना ये सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ के ऊपर असर डालती हैं। कैसे डालती हैं एक बार के लिए डिस्कस कर लें। मान लो आपने पढ़ाई लिखाई की, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं की तो ये तो चलो आपका ढर्रा वही है, जो भी आप फिर वो ऐसे न्यूज चैनल हैं उनको देखते रहा करो सारे दिन, जो ये पार्टी ठीक है, ये पार्टी ठीक है, देश को हिंदू मुस्लिम का खतरा, इस टाइप से। तो जो मेहनत नहीं करना जानते हैं या इस विचारधारा में विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। 2 विचारधाराएं हैं, एक तो बोलते हैं किस्मत के अंदर ही है सब कुछ, और एक दूसरा है कि मेहनत करने से होगा, ठीक है। तो अगर किस्मत वाली विचारधारा में आप जाते हैं तो इसका मतलब मेहनत नहीं करना चाहते और सारा का सारा सब कुछ छोड़ देते हो किस्मत पर। तो भविष्य आपका ऐसा ही होगा। टीवी डिबेट है, उसके अंदर आपने देखा होगा 5-7 इस टाइप के नमूने होते हैं, एक उसको हड़का रहा है, कोई दूसरे को भड़का रहा है, इस टाइप का इनका सीन चलता रहता है। मतलब अमूमन जितने भी हैं, जैसे मैं प्रीफर करता हूं भाई मुझे कोई न्यूज चाहिए होती है असल में, तो मैं अच्छी बात यह है कि मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ता, क्योंकि स्टडी IQ के जो एडुकेटर हैं उनके इतने वीडियोज होते हैं कि आपको रिलेवेंट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी मान लो मुझे नीड पड़ी कभी कभार तो मैं प्रीफर करता हूं RS TV को, कि इनकी कोई डिबेट वगैरह हो रही है उससे, अगर मुझे न्यूज चाहिए। इनके अलावा एक आधा चैनल और होगा, जैसे DD नेशनल है अपना, वो भी सीधे साधे। इसके अलावा जितने भी हैं डराने और भड़काने के नाम वाला ही काम वो कर रहे हैं, या तो डराते हैं या फिर आपको भड़काते हैं। कई बार तो उनको देखकर मुझे भी ये लगता है कि यार हम लोग पैर में 1-2 ही जूते क्यों पहनते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं पहनते। क्लियर है, ये बात भी आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। तो आपका जीवन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, किस्मत में ही कंप्लीट विश्वास रखेंगे, तो क्या होगा भाई, भविष्य में आप इन चैनल्स को हटा दो, ये वाले चैनल देखेंगे, आपको एहसास होगा कि आप बहुत ही खतरे के अंदर चल रहा है आपका जीवन। कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, कभी भी देश पर हमला हो सकता है। एक अलग ही विचारधारा होती है। दूसरी विचारधारा है ये आपकी, आपने मेहनत की, आप रेलवे में सेलेक्ट हो गए। कुछ बच्चों के एम्बिशंस अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, चलो रेलवे के अंदर तो हो ही गए, चलो CGL की पैरेलल में तैयारी कर लेते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल है। इससे थोड़ा सा और आगे करें कि आपने ये मेहनत एक ठीक ठाक उम्र में कर ली, क्या भाई 20-25 साल की जो गैप आपका चलता है, लगभग 25 साल के आसपास आपने क्या किया, CGL को क्रैक कर लिया, इंस्पेक्टर बन गए। अब क्या करें, तो अभी रिसेंट के अंदर ही आपने अगर इंटरव्यू देखा हो स्टडी IQ के ऊपर,
मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा, उनकी फर्स्ट रैंक थी मेरे ख्याल से 2015-16 के आसपास, डेटा एग्जैक्ट नहीं है। तो उनकी फर्स्ट रैंक थी सीजीएल के अंदर, इस बार उनका आईएएस भी निकल गया, 100 के आसपास अराउंड उनकी रैंक है। तो कुछ बच्चे एम्बिशियस होते हैं, एक जॉब ली, फिर वहां से इंप्रूवमेंट किया, फिर दूसरी जॉब ली, वहां से इंप्रूवमेंट किया। अगर ये काम आप ठीक ठाक उम्र में कर ले जाते हैं तो आपका भविष्य ऐसा है कि वो एकदम चेंज हो जाता है। क्लियर? मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक हथियार है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई करके ही हम लोग कहीं जा सकते हैं। कल को ये कह दो आप घर वालों के, सर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मेरे को बिजनेस करवा दो, किसका बिजनेस करोगे? तो अगर आप इस लेवल पर उतर ही आए हैं कि मेरे को बिजनेस करना है, तो आप तो कुछ भी कह दो, हीरे का बिजनेस करना है मेरे को। चलो खैर, हीरे का नहीं करना, आपको कोई भी बिजनेस करना है, 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा उसके अंदर। अब ये मत कहना कि मेरे को एक दुकान खुलवा दो चाय की, ठीक है, वहां पकोड़े बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा, इस टाइप से। तो मुद्दे की बात यह है कि घर वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे। रीजन ये होगा, मिडिल क्लास को आप ऑब्जर्व करें, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करें, अपने परिवार को ऑब्जर्व करें, और फिर वहां से आप डिसीजन लेने की कोशिश करें कि यार अपने पास जो सबसे सटीक और सबसे सेफ हथियार है वो क्या है? वो अपने पास सिर्फ पढ़ाई है। बिजनेस चलो आपने कोई भी, आप घर वालों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसके अंदर रिस्क रहती है, इसके अंदर भी, क्योंकि जितना फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आता है उस हिसाब से चीजें बहुत सारी चेंज हो जाती हैं आपकी। तो बेटर क्या रहेगा कि लाइफ ऐसा नहीं है, बहुत सारी। अब एक या दो एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी रखता हूं मैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर मेरे ख्याल से साल या 2 साल पहले विजय गुजर करके एक लड़का था, उसका सफर कांस्टेबल से स्टार्ट हुआ था और उसने आखिर में आईपीएस तक पहुंचा था। क्लियर? कांस्टेबल से दिल्ली पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई से एसएससी सीजीएल के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद रेवेन्यू में भी शायद, उसके बाद आईपीएस। तो लोग सफर तय करने को कर लेते हैं। मुद्दा यह है कि आप 3 महीने यूटिलाइज करना नहीं चाहते, पूरे दिन इस यूट्यूब के ऊपर चक्कर काटते रहते हो, फेसबुक देख लिया, वो इंस्टाग्राम देख लिया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अरे आपके जीवन में क्या चल रहा है वो सबसे जरूरी है, उससे आपका जीवन डिसाइड होगा। तो बेटर क्या है, ईमानदारी से पढ़े। ठीक है? बहुत ही कम प्रीफर करता हूं मैं इधर उधर की बात करना, बाकी कई बार मुझे लग जाता है जिस टाइप के आपके डाउट्स वगैरह आते रहते हैं मेरे पास, कि आपको सच में ही कुछ ना कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना आप भटक जाएंगे। शायरियां पसंद है आपको, स्टोरियां पसंद है, सच्चाई नहीं सुनना चाहते लेकिन आप। चलिए भाई, 72 में क्या कहा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज के को आधार मानकर प्रिज्म बनाया गया, आयतन इतना है, ऊंचाई। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखना जरा, आधार कैसा है? त्रिभुजाकार, और त्रिभुज भी कैसा? इक्विलेटरल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं पहले क्या कर रहा हूं? बेस एरिया। त्रिभुज है, आधार का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर 36। ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया भाई? इसलिए काम में लिया क्योंकि ये जो त्रिभुज है आपका, इसने कह रखा है कि समबाहु त्रिभुज है। आधार का क्षेत्रफल आ गया, ऊंचाई से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? 81√3। चलो भाई, यहां से ये वाला पार्ट कट गया, इसको इससे काटोगे 9 बार, 9 से फिर ये 9 बार कैंसिल आउट होगा, देन हाइट विल बी 9 सेंटीमीटर। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इन सवालों से कोई घबराने की नीड नहीं है, कुछ और सवालों से भी गो थ्रू हो लेते हैं। 73 की अगर हम लोग बात करें, सवाल नंबर 73 देखना। देखो, किसी प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। अगेन, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? भी 120 सेंटीमीटर। आयतन इसका कितना है? 40√3 सेंटीमीटर। तब प्रिज्म के आधार की भुजा। अब एक एक करके, आपको कुछ भी नहीं पता है, एक एक करके बात अंडरस्टैंड करो, सारी बातें लिख लो। चलो, आयतन कैसे लिखा जाएगा भाई? प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा मान ली मैंने A, तो इसका क्षेत्रफल √3/4 A² लिखा। गुणा में क्या आएगा भाई? ऊंचाई। ऊंचाई भी लिख दिया आपने, और बराबर में क्या लिखोगे भाई आप? आयतन। आयतन कितना? 40√3। अब आपने बात एक ऑब्जर्व की, यार ना तो मुझे A की वैल्यू पता, ना ही मुझे H की वैल्यू पता। अब एग्जाम में बच्चे को थोड़ा ना पता चलता है कि पहले यही पार्ट निकालेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि वॉल्यूम आपको निकालना है। यहां पर आकर के आप फंस गए। अब दूसरी बात पर जाओ भाई,
तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ के लिए मैंने क्या कहा था, बेस पेरीमीटर को हाइट से गुणा कर दो। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज है, तीन भुजाएं, तीनों की तीनों बराबर, परिमाप कितना होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो 3 है। आधार का परिमाप किससे गुणा करोगे भाई, इसको आप गुणा करेंगे ऊंचाई से, तो आपका रिजल्ट कितना निकल के आएगा भाई, 120 लिखा जा सकता है। प्रिज्म के आधार की भुजा आपको निकालनी है। अब देखो छोटा सा सुधार करना, a गुणा h की वैल्यू कितनी बन गई, 40 बन गई। अब आपने फिर देखा कि यार मेरे को पहले भी a और h के बारे में नहीं पता था, अब भी मुझे a और h के बारे में नहीं पता है, ठीक है। क्या आप इस बात को a स्क्वायर जो था आपका, इसको a गुणा a लिख सकते हो। a गुणा a लिखने का फायदा क्या हुआ, a गुणा में h भी आ गया, a गुणा में h है उसकी वैल्यू 40। इसको मैं चलो काट देता हूं, देखना जरा, ये जो बात है a गुणा में h आपकी बन गई, a गुणा में h की वैल्यू 40 है, बराबर में आपका कितना आया है, 40 गुणा 4 160, 4 बार ये कट गया, भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आपका हो गया रिजल्ट। फिर से बात को अंडरस्टैंड करना, दो चीजें इसने आपको दी हैं, दो चीजें इसने क्या दी हैं, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल और आपका आयतन, और नीचे का जो त्रिभुज है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज। आपने क्या लिखा कि जो जो बातें दे रखी हैं उसको लिखते जाओ। आयतन √3/4 a स्क्वायर गुणा में h लिखा, ये 40√3, ये पार्ट इससे कट गया, गुणा करोगे a गुणा h बराबर 160 आ गया। क्लियर। दूसरी बात आपने लिखी कि जो तिर्यक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, इसको भी लिख दिया। यहां से थोड़ा सा सोल्व किया तो क्या देखा, a गुणा h की वैल्यू कितनी आ गई, 40, ठीक है। फिर आपने दिमाग लगाया कि ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई a स्क्वायर है उसको a गुणा a लिख लो, a के गुणा में h आएगा, a गुणा में h की वैल्यू 40 रख दी, बराबर में आपका 160 बनाया था, सोल्व किया है। क्या यहां से ऊंचाई भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे भाई, a गुणा h की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 4 है, 4 का डिवीजन लगेगा, h अगर पूछता तो कितना निकल के आ जाता, 10। सवाल इंपोर्टेंट डाल लेना। रीजन ये है कि कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि डेटा इनकम्प्लीट है, इस टाइप से कोई विचार करके अपने हिसाब से। चलिए भाई 74 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 74। लैंग्वेज को रीड करना भाई, 74 नंबर जो सवाल है इसकी लैंग्वेज को पहले तो आप रीड करें प्रॉपर मैनर में। क्या कहा कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत आपको दे रखा है और इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन देखो, आधार की भुजाएं आपको कितनी दे रखी हैं, 3:2 में, अनुपात में दे रखी हैं, कोई गड़बड़ ना हो इसलिए क्या कर लो भाई, 3x और 2x ले लो। प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लिखा था, बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप, सबको जोड़ दो भाई, 3x 3x 2x 2x, कितना हो गया, 10x हो गया। आधार का परिमाप कितना आपका, 10x। ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 12, इक्वल में क्या आ जाएगा भाई आपका 288 वर्ग सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया। यहां से आप इसमें डिवीजन करना जरा, 12 का डिवीजन करोगे 2 बार, 4 बचा, 12 4 48। x का मान आपने निकाला, फिर आगे काटना चाहो या फिर सीधे सीधे लिख दो, 240/10 लिखा जा सकता है। क्या किया भाई आपने, आधार के परिमाप को, बेस पेरीमीटर को जब भी आप ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आपकी यहां पर क्या निकल के आती है, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर। पूछा क्या आपसे, प्रिज्म का आयतन। आयतन लिखने का तरीका क्या होता है भाई, आयतन लिखोगे तो क्या लिखोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखोगे, 3x गुणा में 2x, आधार इसका कैसा है, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल आ गया, गुणा किससे करोगे इसको, ऊंचाई से, ऊंचाई कितनी है 12। तो असल में देखा जाए तो आपको जस्ट यहां वैल्यू लिखनी थी, 3 गुणा में 24/10 x की वैल्यू, फिर गुणा में 2, फिर 24/10 और फिर गुणा में आपका 12।
ये वाली बात आपको यहां पर लिखनी थी। क्या गड़बड़ की है भाई हमने यहां पर, डेटा मैच क्यों नहीं हो रहा? देखना, लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 3:2 है। 3:2 ले लिया और फिर इसने क्या कहा कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो देखो एक गड़बड़ कर दी है भाई, ध्यान से देखना, लिटरली ले लिया हमने। देखो एक मिस्टेक हुई है, बात को अंडरस्टैंड करना भी। आपको क्या बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 गुणा में बेस एरिया प्लस इसका जो भी लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, प्रिज्म है, नीचे भी आयत होगा ऊपर भी आयत होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 3x को 2x से गुणा करोगे तो कितना, 3 गुणा 2 6x स्क्वायर। जितना आधार है उतना ही इसका शीर्ष होगा, तो 2 गुणा में बेस एरिया निकाल लिया। प्लस में क्या करते हो, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल कैसे निकालते हो, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। आधार का परिमाप जोड़ा कितना आया, 10x। ऊंचाई अपने पास कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर, और बराबर में कितना आएगा, 288। ये करना था। ठीक है, पीछे हमने क्या गड़बड़ कर दी, सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया ले लिया। अब देखना 12 का डिवीजन किया, 12 का इसमें, अब 12 का कर रहे हो तो सभी में करो, इसमें कर दिया 12 का, ये 12 का डिवीजन कर दिया। यहां से देखोगे 2 और यहां से 4। असल में देखोगे तो इक्वेशन कितनी आ गई आपके पास, 10x बराबर 24। अब देखो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो सोच करके तैयारी स्टार्ट की है, हो सकता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंफर्ट नहीं है, लेकिन इसका एक समाधान क्या हो सकता है, जैसे आपने क्या किया, x की वैल्यू ले ली। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो देखना जरा, x की अगर मैं वैल्यू 1 लेता हूं, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 10 गुणा में 1, तो ये तो 10 हो गया, ये 1 हो गया, 11 24 बनना चाहिए था, 24 नहीं बना। ठीक है, x की वैल्यू फिर चेंज करो, x की वैल्यू आपने क्या ली भाई, 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 गुणा 2 आपका 20, इसका मतलब ये 24 बन गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक तो सवाल का लेवल अच्छा है, ठीक है, दूसरी बात द्विघात समीकरण यहां करके बन गई। जनरली आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें मेनली जो बच्चे होते हैं इसको सोल्व करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सोल्व किया जाता है जब कोई भी तरीका नहीं बचता, या उसके फैक्टर किए जाते हैं। ठीक है, 2 कॉमन तरीके होते हैं। एक तरीका यह भी है कि कुछ भी नहीं पता, आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आपका परफेक्ट आ रहा है। x की वैल्यू 1 रखी, 24 नहीं बना, 2 रखी, 24 बन गया। बस यही तो काम करना था, x की वैल्यू आपने निकाल ली। चलो आयतन निकालना है, आयतन क्या होगा भाई, वॉल्यूम बराबर, देखो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 गुणा 2 6 बन जाएगा, 2 गुणा 2 ये 4 बन जाएगा। आयतन क्या होता भाई, आधार का क्षेत्रफल 6 गुणा 4 24 और गुणा में ऊंचाई, तो आयतन आ गया 24 गुणा 2 आपका 48, 24 और 4 आपका 28, 288। ये आपका किया निकल के आ गया रिजल्ट। अब कई बच्चे इसको रटने की भी कोशिश करेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 था तो आयतन भी 288 आ गया। ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है, ठीक है भाई। आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बाकी सवाल का लेवल अच्छा है, समझने वाली बात है। और सबसे जरूरी बात, जरूरी नहीं है कि ये बात यहां पर आई है तो इसी चैप्टर में ही काम आएगी, नहीं, ये बहुत जगह काम आती है। टाइम एंड वर्क में भी कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो आप में एटलीस्ट इतना कॉमन सेंस तो हो कि मेरे को श्रीधराचार्य भी नहीं पता, मेरे को फैक्टर भी नहीं निकालने आते हैं, तो क्या करोगे, वैल्यू रख रख के देख लो भाई, उससे भी आपका काम चल जाता है। चलो 75 नंबर पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 75। जैसे सवालों का लेवल बढ़ता है, चीजें ऊपर से जानी स्टार्ट हो जाती हैं, और कई कलाकार बच्चे ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, बीच बीच में आते हैं, 2-3 मिनट देखा, फिर उनको लगा यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा सा सॉल्यूशन है, इतने बड़े सॉल्यूशन थोड़ा ना होते हैं, और फिर वो भाग जाते हैं। तो पेशेंस बना करके रखें भाई, चीजें कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी बात बन जाएगी। देखो, एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा 15 है, प्रिज्म की ऊंचाई ये है, आयतन निकालना। इससे नकली क्या सवाल होगा, आयतन क्या होगा, बेस एरिया। बेस एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 ई स्क्वायर लिखोगे। तो देखना
√3/4। भुजा कितनी दे रखी है भाई आपको 15, 15 गुणा में 15 या लिख सकते थे 225। आधार का क्षेत्रफल किससे गुणा करना आपको, ऊंचाई से। ऊंचाई कितनी है भाई 20√3। देखना 4 से काटोगे 5 बार आ गया। √3 को √3 से गुणा करोगे 3 बनेगा, 3 को 5 से करोगे 15 बनेगा, और 15 का क्यूब ये बन गया। 2 तो ये 15 है और ये 5 और ये आपका 3, 15 का क्यूब। अगर आपको यहां से पता है कि 15 का क्यूब क्या होता है 3375, तो सीधे लिख सकते हो। इकाई के अंक का सहारा भी ले सकते हो। यूनिट डिजिट जो चैप्टर होगा हर बच्चा उसको देखना, आपको एक आइडिया भी वहां से मिलेगा कि यार कई सवाल ऐसे होते हैं जहां कैलकुलेशन फंस जाती है, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा भी होगा मेरी तरह जिसको नहीं पता है ये चीजें, वो क्या करेगा भाई, गुणा करेगा। तो आप ऐसा करो 15 गुणा 15 225 कर दो, और इसको 15 से यहां पर गुणा करना है। तो 15 गुणा 5 75, कैरी 7, 30 और 7 आपका 37, 30 और 3 आपका 33, ठीक है। होमवर्क दिया था मैंने, उसमें क्या कहा था, क्यूब पता होने चाहिए, पता है सीधे लिख सकते हो। यहां इसने ऐसा कोई खास दिमाग नहीं लगा, यूनिट डिजिट का भी एक सहारा लिया जा सकता था। क्लियर है, कई सारी संभावनाएं बनती हैं। तो इस पर तो दिमाग जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब लगाएंगे। गुणा करने का तरीका या तो ये प्रीफर करो, क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई सवाल नंबर 76 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। लैंग्वेज को रीड करो, अटेम्प्ट करने की से कोशिश करो। सेवेंटी 76 में देखना भाई इसने क्या कहा कि एक समवर्गाकार पिरामिड, बेस इसका वर्ग जैसा हो गया, आधार की जो भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है, हाइट या ऊंचाई आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे पिघलाया गया है और त्रिभुजाकार पिरामिड में ढाला जाता है, जिसका समबाहु आधार है, समबाहु त्रिभुज जिसका आधार है, और भुजा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है। सम त्रिभुजाकार पिरामिडों की संख्या क्या है। तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। सिंपल सी बात मैंने आपको क्या सिखाई थी कि भाई जैसे यहां पर आपके पास एक पिरामिड दिया, इसका बेस कैसा है भाई, इसका बेस है, पहले तो सवाल को समझो, इसका बेस है एक स्क्वायर वर्ग, इसको पिघलाया गया और इससे मैंने मान लिए n मेरे पास पिरामिड बने। और पिरामिड कैसे हैं, ऐसे पिरामिड जिनका आधार त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना लिया और ये हो गया। भुजा कितनी है भाई इसकी 10-10 सेंटीमीटर चल रही है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आपको क्या सिखाया था, आपको ये सिखाया था जब भी कभी आप एक आकृति से कई सारी अलग अलग आकृतियां बनाते हैं या एक आकृति से n आकृति बनाते हैं, वो बात याद करना। एक शेप से आप n शेप बनाते हैं या फिर n आकृतियों को मिलाकर एक आकृति बनाते हैं तो वॉल्यूम आपका फिक्स रहता है। इस बात को डिटेल में डिस्कस किया था। तो सेम वही लॉजिक यहां होगा कि जो ओरिजिनल पिरामिड है आपका, इसका आयतन क्या हो गया 1/3, आधार का क्षेत्रफल 20 × 20 400, और गुणा में क्या आएगा ऊंचाई। तो ये जो अपना ओरिजिनल पिरामिड है इसका आयतन लिखा, यही आयतन आपका बराबर होगा किसके, n पिरामिडों के। और पिरामिड कैसे भाई, जिनका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। आयतन लिखने का तरीका 1/3, 1/3 बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है, समबाहु है, √3/4 भुजा का स्क्वायर 10 × 10 100, और इनटू में क्या आ जाएगा ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 10√3 लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करना है और आपको n की वैल्यू देखो 1/3 तो कट गया सीधे सीधे। अगली बात अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहां से देखना 2 0 से आपके 2 0 भी कैंसिल आउट हो गए। एक बात और ऑब्जर्व करना, ये √3 से गुणा होकर 3 बना लेगा, 3 को इससे काटोगे तो कितनी बार कट गया आपका 15 बार लिखा जा सकता है। फिर एक बात और ऑब्जर्व करना, 15 को जब आप 4 से गुणा करेंगे 60 आएगा, 60 का एक 0 कट गया, इधर 6 है, ये 4 है, 4 इधर आ जाएगा 24 बराबर n।
कटिंग हो सकता है, कोई बच्चा अपने हिसाब से करता है, कोई किसी हिसाब से करता है। ऑल ओवर एग्जाम में आपको ये इसी हिसाब से डील करना था, सीधे सीधे। डायग्राम बनाने की इसमें नीड नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है कि भी जो सवाल हमने पहले पढ़ रखे हैं, दो को अटैच किया, उसने एक तीसरा सवाल यहां पर क्रिएट कर दिया। चलिए भाई 77 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 77। सबसे पहला काम, आप लैंग्वेज को यहां पर रीड करें प्रॉपर मैनर में। क्वेश्चन नंबर 77, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। क्या कहा कि एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, स्क्वायर बेस का एक आपका पिरामिड है, ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, आधार की भुजा, जिसके आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो यहां पर क्या करना है भाई, यहां पर आपको करना है जितना आयतन आपका पिरामिड का है। इसने देखो क्या कहा कि पिरामिड का आयतन, पिरामिड का जो वॉल्यूम है आपका वो बराबर किसके है? गोले के, स्फीयर के बराबर है। आयतन को इक्वल लिखना है। पिरामिड का आयतन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1/3, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार आपका एक स्क्वायर या फिर वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, गुणा करोगे भुजा का स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल लिख दिया, गुणा में ऊंचाई कितनी? 22। और ये जो बात है ये बराबर किसके है? एक गोला है, गोले के आयतन के बराबर। क्लियर? गोले का आयतन क्या लिखा जाता था भाई? 4/3, पाई, पाई की जगह क्या लिख लेते हैं? 22/7 गुणा में आर का क्यूब। देखो 22 से आपका 22 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया। आगे काटोगे तो देखो 4 को ऐसा समझ सकते हो, 2 गुणा 2 है, 1 2 इससे कटेगा 7, 1 2 इससे कटेगा 7, ये 7 इधर आ जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का क्यूब बराबर आर का क्यूब। क्या कर ले भाई, पावर सेम है, 3 3 ही है, तो इसका मतलब आधार भी सेम होंगे। या फिर ऐसा कर लो कि तीनों की पावर 1/3 कर दो, क्यूब रूट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी आसानी से समझ आ गई होगी। चलिए भाई 78 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 78, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। सेवेंटी 8 में देखना जरा, इसने क्या कहा कि किसी प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। जनरली इसे क्या है? एल्टीट्यूड या हाइट, ऊंचाई को ये लोग क्या कह देते हैं? शीर्ष लंब भी कई बार कह देते हैं। तो मान लो आप सवाल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को आप प्रीफर कर दिया करें, ठीक है। बाकी अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई समस्या ही नहीं आएगी, सीधे सीधे आप कह दोगे कि भाई अच्छा शीर्ष लंब है मतलब ऊंचाई। आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, 12 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो देखो किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है? 2 गुणा में आपका बेस एरिया, 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। 2 से क्यों गुणा किया भाई? जैसा आधार होता है वैसा का वैसा ही इसका शीर्ष होता है, तो 2 इंटू में बेस एरिया लिखा। फिर क्या लिखोगे? लेटरल सरफेस एरिया, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह लिखा जाता है। अब एक बात बताना, आधार एक इसका समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो यहां से इस बात को सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा में बेस एरिया, बेस एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्षेत्रफल √3/4, भुजा 12 है तो 12 गुणा में 12, भुजा का स्क्वायर, ये आ गया। प्लस लेटरल सरफेस एरिया को निकालने का तरीका क्या था? आपको मैंने बताया था कि बेस पेरीमीटर को हाइट से गुणा कर दो, आधार का जो परिमाप होता है उसको ऊंचाई से कर दो गुणा। ये बात भी हमने समझ ली थी, ठीक है, रटा नहीं था, सीधे सीधे समझा था। तो देखना जरा, नीचे आपका क्या है? एक त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा कितनी? 12 सेंटीमीटर, परिमाप कितना? 12 12 12 36। तो बेस पेरीमीटर कितनी हो गई आपकी? 36, गुणा में ऊंचाई कितनी आपको दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना है। देखना जरा, 2 से आप इसको काट लेंगे तो ये यहां पर 2 आ जाएगा, इसको इससे काट लेंगे आप 6 आ जाएगा।
कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन की बात करें तो 12 गुणा 6 आपका 72, ब्रैकेट में क्या बचा √3। 72 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि दिख रहा था। देखो 36 है, 10 को क्या लिखो 2 गुणा 5, 36 गुणा 2 72 बाहर चला गया, ब्रैकेट में क्या बचा 5। तो ये आपका क्या हो गया यहां से रिजल्ट। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो यहां से करेक्ट हो गया। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ये जो आखिर के 5 सवाल चल रहे हैं अपने, जैसे हमने क्या किया है आज के सेशन में, पहले थ्योरी को डिस्कस किया था, इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस किया था। 5 सवाल डिस्कस किए थे हमने पिरामिड पर बेस्ड, 5 सवाल उसके बाद हमने डिस्कस किए थे प्रिज्म पर बेस्ड, और अब ये जो 5 चल रहे हैं इनका स्तर और भी थोड़ा सा उठाने की कोशिश की गई है। तो इस हिसाब से इनको सिस्टमेटिक वे में डिजाइन किया जाता है। हर चैप्टर में ही ऐसा होगा, तनाव नहीं लेना आपको, क्या पढ़ाया जाएगा बस वो पढ़ते जाओ। फिर क्या कहा भाई, एक लंब प्रिज्म का आधार एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, समलंब चतुर्भुज, जिसकी 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 6 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी 5 है, प्रिज्म की ऊंचाई आपको दे दी है, आयतन निकालना है। वॉल्यूम में कोई समस्या नहीं है, आयतन प्रिज्म का बड़ा ही आसान होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। किसी भी प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लिखते हैं, कारण ये आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है। अब इसने आपको एक ट्रेपीजियम दिया, समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होता है भाई, कुछ ऐसी सी आपकी आकृति होती है, ये जैसे समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं क्या दे रखी हैं 10 और 6, ये 10 मान ली, ये 6 मान ली। इनके जो बीच की दूरी होती है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये कितनी दे दी 5। तो इसका जब आप एरिया निकालते हो तो वो लिखा जाता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। मेंसुरेशन 2D जो ज्योमेट्री के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। इस सवाल में इस चीज की नीड थी, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो आपने क्या निकाल लिया भाई, 10 और 6 16 बन गया, 16 को 2 से काटोगे 8, 8 गुणा 5 40। तो एक बात बताओ, आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास, आधार का क्षेत्रफल 40। ऊंचाई अपनी कितनी है भाई, ऊंचाई अपनी है 8, 8 को 40 से करोगे, रिजल्ट अपना क्या बन जाएगा 320 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका रिजल्ट हो गया। बड़ी ही आसानी से आप इनको डील कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला तक यहां पर याद रखने की नीड नहीं थी, कॉन्सेप्ट आपने समझा, एक एक बात को उठाते जाओ और डील करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। देखना 80 नंबर सवाल में क्या कहा इसने, किसी प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, स्क्वायर दे दिया, ऊंचाई 15 है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 608 वर्ग सेंटीमीटर, आयतन निकालना है। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया, टोटल सरफेस एरिया फिर से मैं एक बार के लिए लिख देता हूं। प्रिज्म के लिए क्या लिखा जाता है 2 गुणा में बेस एरिया। 2 से इसलिए गुणा किया कि जैसा इसका बेस है वैसा का वैसा टॉप है, बेस का एरिया निकाल दो, 2 से गुणा कर दो। फिर लेटरल सरफेस एरिया को मैं क्या लिख लेता हूं, बेस पेरीमीटर, आधार के परिमाप को गुणा करना है किससे, ऊंचाई से। इससे हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो कितना दे रखा है 608। चलो आयतन निकालेंगे। आयतन के लिए जरूरी क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल पता हो, ऊंचाई तो इसने 15 दे रखी है, गुणा कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो हमें असल में यहां से क्या निकालनी है, इस वर्ग की भुजा। देखना आप 2 गुणा में बेस एरिया, 2 गुणा में आधार कैसा है वर्गाकार, वर्ग की भुजा a मान ली, वर्ग का क्षेत्रफल a का स्क्वायर प्लस बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप, वर्ग की 4 भुजाएं, चारों को जोड़ा वही परिमाप हो गया, आपकी पेरीमीटर हो गई। तो पेरीमीटर कितनी भाई आपकी 4 ही। ऊंचाई इसने कितनी दी आपको 15, गुणा किससे, 4 को 15 से गुणा किया, रिजल्ट कितना आएगा भाई टोटल सरफेस एरिया का 608 लिखा जा सकता है। चलो भाई 2 का डिवीजन कर दें तो यहां पर आपका 2 बचेगा, फिर यहां पर आपका कितना बचेगा 304। अब देखना a कॉमन आपका आ रहा है, a आपके पास कॉमन आ रहा है, यहां पर a प्लस आपने 15 गुणा 2 30 लिख दिया बराबर 304। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एज इट इज भी लिखा रहने दो, यहां पर a स्क्वायर प्लस
30a बराबर 304 लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करने के देखो कई सारे तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघातीय समीकरण बन रहा है, इसका मतलब या तो आप यहां पर श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो। क्लियर, एक तरीका। दूसरा तरीका, यहां पर आपको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, गुणनखंड का यूज करोगे। तीसरा क्या होता है भाई, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा लें, वैल्यू पुट। रीजन क्या है, आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर जैसे रिजल्ट आपने देखा परफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कोई भी आप वैल्यू रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब देखो द्विघात समीकरण तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर जहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर देंगे अलजेब्रा के अंदर, वहीं पर थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब आपकी एग्जाम में देखो टाइम की कोई बहुत ज्यादा मारामारी नहीं होती है। सबसे पहला उद्देश्य अपना क्या है कि सवाल कैसे भी सोल्व हो। अपने पास जितना भी ज्ञान है उसको प्रॉपर मैनर में अगर हम लोग यूटिलाइज करें तो अपना काम चल जाए। ठीक, तो इसलिए यहां पर ये दो चीजें आप नोट्स बनाते टाइम नोट जरूर कर देना कि सर ने ये कहा था। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ भाई। कॉमन सेंस के अंदर आपको क्या था, कहा था कि मैं ए की वैल्यू 1 रखूं। ए की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा 30 और ये 1 31, तो ये तो गलत होगी। अगर मैं 2 रखूं 30 गुणा 2 60 और 4 नहीं बना, 304 बनाना है। 3 रखोगे तो ये 90 और 9 नहीं बना। 4 रखोगे 120 तक पहुंच गए, नहीं बना। 5 रखोगे 150 और 25 नहीं बना। 6 अगर आप रखते हैं तो 180 नहीं बना। 7 रखा 7 गुणा 3 210, इधर लगभग 49 जोड़ना है तो भी नहीं बना। 8 रखोगे देखना 240 और 8 गुणा 8 आपका 64, 304 बन गया। 8 जस्टिफाई कर रहा है। अब ये मत कहना कि सर मैं तो एक एक वैल्यू रखूंगा, मेरा टाइम बहुत ज्यादा किल होगा। देखो फैक्टर अगर आपको आते हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। फैक्टर नहीं बनाने आते, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य इससे भी ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। क्यों, उसमें b² - 4ac लिखोगे, इतने में कैलकुलेशन बढ़ेगी। रिजल्ट आपका परफेक्ट आ रहा है। अब आपको कौन कह रहा है कि एक बात बताओ, यहां से a की वैल्यू 1 लिया आपने, 1 का स्क्वायर प्लस 30 गुणा 1 ऐसे लिखकर चेक करोगे, अरे साफ दिख रहा है भाई ये 30 बना, थोड़ा सा ज्यादा। 5 रख लो, बीच बीच की रख लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 2 से ही लेकर चलो। आपने जैसे क्या रखा, पहले ही देखा कि अच्छा एक रफ सा आइडिया 5 रखूं, 30 गुणा 5 150 ही बना, उसमें तो 25 ही जुड़ा, ये नहीं बनेगा। फिर आपने थोड़ा सा बढ़ा के देख लिया, जैसे 7 रख लिया, 210 में 49, आपको पता चला कि आसपास पहुंच गए। फिर 8 रखा 240 में 64, जस्टिफाई हो गया। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस के साथ समस्या ये है कि ये इतना भी कॉमन नहीं है। तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि अपना प्राइम उद्देश्य मैंने पहले भी दिन ये कहा था कि कम से कम नॉलेज के अंदर आप ऐसी चीजें सीखें जिससे आपकी एग्जाम में टाइम की मारामारी नहीं है। आप अपने माइंड को ऐसा सेट करें, अपने कॉन्सेप्ट ऐसे तैयार करें जिससे आप सवालों को डील कर दे जाएं। और साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी भी बता रहा हूं जिससे कि कैलकुलेशन भी आपकी बूस्ट होती है। तो ये छोटे छोटे अगर आप सुधार करेंगे, एग्जाम में अगर टाइम की मारामारी होती तो बिल्कुल आपको फैक्टर वाला मेथड मैं प्रीफर करता हूं जनरली यहां पर, या फिर इसी तरीके को प्रीफर करते तो उन बच्चों को पता ही है कि इतनी इतनी चीजें हैं, ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं। 10-12 सवालों में ट्राई किया, इतने में एक बच्चे के पास आइडिया डेवलप हो गया कि अच्छा इसको ऐसे चेक किया जाता है। तो इन चीजों को स्टार मार्क कर लेना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही वैल्यू आप चाहते तो ऊपर भी रख सकते थे, a गुणा में a + 3 30, इस हिसाब से भी। चलो भाई, ऊपर वाले में कैसे रखते ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपने a की वैल्यू 5 रखी, 35 को 5 से करोगे तो आपने देखा 35 को 5 से करेंगे तो 170 75 ये बना, 5 आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर 6 रखा, 36 को 6 से करोगे तो 216 ही आता, वो तो 6 का क्यूब, 6 भी आउट हो गया आपका। 7 रख के देखा, 7 37 को 7 से किया, 40 को 7 से करते हो तो ही 280 आता है, ये भी डाउन रह गया। 8 रखा, 38 को 8 से रखा, ये आपको चेक करना पड़ेगा, 8 यहां जस्टिफाई करेगा। तो आपका मन करे वैसे कर दो। यहां से देखो हमने एक कंक्लूजन ये निकाल लिया कि जो हमारे पास आधार है, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 8। आयतन निकालना आसान है। आयतन क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर 64, गुणा में हमारे पास ऊंचाई कितनी है 15, 15 गुणा 4 60, 15 6 90 और 6 96, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो असल में देखा जाए
इस सवाल में ए को निकालना सबसे बड़ी टास्क थी। और मैंने जो आपको बात कही है कॉमन सेंस वाली, वो डेवलप कर देना, वो कई जगह काम आएगी। एक बार आपने अगर डेवलप कर लिया, इसका मतलब आपके सवाल बड़ी ही आसानी से सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए भाई, ये हमारा आज का यहाँ पर सेशन कंप्लीट हो गया है। जितना जो टारगेट चलता है उसी के हिसाब से आपका सिलेबस चलेगा। क्लासेस में अगर मुझे नीड हुई कि भी क्लास 1.5 घंटे की लेनी है, बिल्कुल उस दिन 1.5 घंटे की भी ली जाएगी। अब आपका मुझे ये लग रहा है धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। रीजन क्या है? फर्स्ट डे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, सेकंड डे उससे कम, थर्ड डे उससे कम। तो इसका मतलब आखिरी क्लासेस क्या मैं खुद को ही पढ़ाने वाला हूं? तो इन क्लासेस को आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो कंटेंट ऑथेंटिक चल रहा है, अपने आसपास 5 लोग हैं, 5 लोगों को तो बोल सकते हैं आप कि भाई ये कंटेंट आपका पढ़ाया जा रहा है, एक बार के लिए क्लास लेकर के देखो। मैं इतना ही कहता हूं, 10 क्लास लोगे, इतने में आपको ज्ञान आ जाएगा कि असल में क्या चीजें आज तक आपने मिस कर दी थी, क्या समस्या थी कि आपके अंदर मैथ्स को लेकर इतना भयंकर खौफ आ गया, आप उससे भागने की कोशिश करते हैं, उसके चैप्टर से उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये छोटे छोटे सुधार हैं, इनको समझने की कोशिश करें। ये समझ जाएंगे तो मैथ से आपका खौफ खत्म हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम का आपको स्टार्टिंग में चैनल बताया था, वासु स्टडी IQ, जो नीचे भी आपको दिख रहा होगा, वो ज्वाइन करें। डाउट ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, ये वाली बात जरूर आप कमेंट करें। ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करें, अगर मान लो वो बात नहीं बन रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो भी कमेंट करें। शर्त ये है, कोई बच्चा डे 5 में आता है फिर कहता है सर मेरे समझ में नहीं आया कि ये, बिल्कुल आपके आ भी नहीं सकता, क्योंकि आपके लक्षण भी ऐसे नहीं है कि आपको समझ में आ जाए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन क्लासेस को क्यों नहीं अटेंड कर रहे भाई? तो मेरी शर्त इतनी है, कोई भी चैप्टर चल रहा है उसके लास्ट में आप आते हो, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि अपना वो तरीका ही नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको रटवा दिया, ये कर दिया। मेरा उद्देश्य आपके दिमाग में चीजें जाए। क्लियर? जो बच्चा पहले से लेकर 5वें सेशन तक देख चुका है वो कमेंट करे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपना रीजन एक्सप्लेन करें कि क्या समस्या है। रिप्लाई अगर आप कमेंट करेंगे लगभग 10 बजे तक, तो बिल्कुल आपको यूट्यूब पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मिल जाएगा। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।